पिछले वीडियो में एक ब्रह्मेश्वर नाम के जमींदार और तेजेश्वर नाम के पूंजीपति के बीच की एक काल्पनिक बातचीत को आपके सामने रखते हुए मैंने यह समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से जो औद्योगिक पूंजीपति हुआ करते थे वे खेतीबाड़ी के काम में भी घुस गए और वहां पर भी उन्होंने वही सब करना शुरू कर दिया जो वे उद्योगों में करते थे, यानी मजदूरों को रखकर उनसे काम करवाना चालू कर दिया और बदले में उनको मजदूरी देना चालू कर दिया। और इस पूरे नाटक के साथ साथ उन्होंने श्रम का शोषण करना चालू कर दिया और उस श्रम के शोषण से बहुत सारी अतिरिक्त पूंजी कमानी शुरू कर दी। तो इस तरह से ये जो पूंजीपति थे जो उद्योगों के साथ साथ खेतीबाड़ी के काम में भी लग गए, ये कहलाए पूंजीपति काश्तकार, यानी ऐसे काश्तकार जो किसी भी किस्म का कोई श्रम नहीं करते थे और बहुत सारी दौलत कमाने लगे। जमींदार की जमीन पर काम करने वाले जो काश्तकार थे वो अब बन गए खेतिहर सर्वहारा या खेतिहर मजदूर और इस तरह से इनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। यह बदलाव काफी हद तक इनके लिए बड़ा अच्छा भी रहा, क्योंकि पहले इनको लगान चुकाने की बड़ी चिंता रहती थी। अगर लगान नहीं चुका पाते थे किसी वजह से, जैसा कि अक्सर हुआ करता था, तो फिर इन्हें बड़ी बड़ी सजाएं मिलती थीं, यातनाएं मिलती थीं। तो उस सब से अब इन्हें छुटकारा मिलने लगा। लेकिन इस सब के साथ इनके जीवन में थोड़ी बहुत मुश्किलें भी आनी शुरू हो गई, क्योंकि पहले जिस जमीन पर ये काम करते थे उसे ये ऐसे ही मानकर चलते थे कि जैसे अपनी ज़मीन है, तो उस पर ये एक झोपड़ी भी बना लेते थे अपने रहने के लिए। कुछ ढोर डांगर मुर्गी ये सब भी पाल लिया करते थे और थोड़ी फल सब्जियां भी उगा लेते थे। तो बहुत सारे सामान इनको खरीदने नहीं पड़ते थे। लेकिन अब जो नया दौर आना शुरू हुआ, उस दौर में इनको हर सामान पैसे से खरीदना मजबूरी बन गई इनकी, जो कि पहले नहीं थी। अब जो इनके नए मालिक बने औद्योगिक पूंजीपति, जो अब खेतिहर पूंजीपति हो गए या पूंजीपति किसान हो गए थे, वो इनको इनके खेतों पर यानी अपने खेतों पर झोपड़ी बनाने की इजाज़त नहीं देते थे, ये सब काम करने की इजाज़त नहीं देते थे और अगर ये इजाज़त मांगें तो इनसे किराया वसूलते थे। पर जो भी हो, अल्टीमेटली एक काम होना शुरू हो गया कि उनके जीवन में जो यातनाएं थीं वो पहले से काफ़ी कम हो गई और इस तरह से ये नए खेतिहर सर्वहारा, ये नए खेतिहर मजदूरों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हुआ, एक सकारात्मक परिवर्तन हुआ। जो प्रगति गुलामों के जीवन में हुई जब वे काश्तकार बन गए, कुछ वैसे ही प्रगति काश्तकारों के जीवन में हुई जब वे बन गए खेतिहर मजदूर। लेकिन असल प्रगति तो तब मानी जाए जब श्रम का शोषण रुक जाए। लेकिन इंसानी समाज में अभी ये मंजिल बहुत दूर है, चाहे जितनी भी दूर हो, लेकिन जाना तो उसी तरफ है। श्रम के शोषण से मुक्ति की कोशिश का सफर तो तभी से शुरू हो गया था ना, जब गुलामों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी शुरू की थी। तो इसी तरीके से ये वक्त भी जरूर बदलेगा, क्योंकि ये सब चरणबद्ध तरीके से होता रहता है और ये चरण भी किसी नए चरण की तरफ हमें जरूर लेकर जाएगा। औद्योगिक पूंजीपति जब पहुंच गए खेती के काम में और वहां पर वे बन गए पूंजीपति किसान, तो उन्होंने तमाम जो काश्तकार हुआ करते थे उन काश्तकारों को बना लिया अपना मजदूर। वो उनसे श्रम करवाता, खुद कोई श्रम न करता। फसल खड़ी हो जाती, इस फसल को बिकवाया जाता। फसल के बिकने के बाद मजदूरों की मजदूरी तो निकल कर आ ही जाती, साथ ही मिल जाता कुछ अतिरिक्त मूल्य भी। इस अतिरिक्त मूल्य में से जमीन का किराया, पूंजी का ब्याज चुकाने के बाद खेतिहर मुनाफे के तौर पर बहुत सारी दौलत ये पूंजीपति रखने लग गया अपनी झोली में। और ऐसा कोई एक पूंजीपति नहीं कर रहा था, बल्कि अनेकों पूंजीपति इसी तरह से कर रहे थे। पूंजीपतियों ने जब उद्योग धंधे शुरू किए थे तो उस दौर में उनको बहुत सारे मजदूर नहीं मिल पाते थे। केवल ऐसे ही लोग उद्योगों में काम करने के लिए बतौर मजदूर उपलब्ध होते थे जो लोग या तो लगान न चुका पाने की वजह से अपनी ज़मीनों से बेदखल हो जाते थे, या फिर कुछ ऐसे लोग भी मजदूर बनकर उद्योगों में आ जाते थे जिनके पास में थोड़ी बहुत ज़मीन हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही इन पूंजीपतियों ने खेती की तरफ रुख किया और ज़मीन को किराए पर लेकर वहाँ पर बाकायदा मजदूरी देकर इन्होंने काम करवाना शुरू कर दिया, खेती करवानी शुरू कर दी, वैसे ही इनके पास से मजदूरों का ये टोटा, मजदूरों की ये कमी पूरी हो गई। अब बहुत सारे जो काश्तकार थे जो या तो लगान नहीं चुका पाते थे या जिनकी बहुत छोटी छोटी खेती होती थी, वे लोग उद्योगों में एक तरफ चले जाने लगे और दूसरी तरफ गांवों में पूंजीपतियों के खेतों पर काम करने लग गए। कुछ सालों तक यही सब कुछ चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे जो जमींदार हुआ करते थे उनको भी ये बात समझ में आने लगी कि उनकी जमीन का सारा मुनाफा, उनकी जमीन का सारा लाभ पूंजीपतियों के पास जा रहा है।
तो फिर उन्होंने वही सब करना शुरू कर दिया जो औद्योगिक पूंजीपतियों ने यहाँ खेतों में आकर करना चालू किया था। मतलब अब उन्होंने अपनी जमीन पर मजदूर रखने चालू कर दिए। यानी पहले तो वे काश्तकारों को दे दिया करते थे अपनी जमीन की, चलो तुम इसमें खेती करो और हमें लगान दो, लेकिन अब उन्होंने पूंजीपतियों का सारा तौर तरीका सीख लिया और वही सब काम उन्होंने खुद अपनी जमीन पर करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद खेती करते थे, वो तो बिल्कुल एक दिन का भी यहां से उठाकर वहां नहीं रखते थे, बल्कि उन्होंने सारा काम मजदूरों से करवाना शुरू कर दिया। तो धीमे धीमे इन जमींदारों के पास में दौलत का अंबार लगने लग गया, क्योंकि इन्होंने क्या करने शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही अपनी ही जमीन का किराया भी ये खुद रख लेते थे, अपनी ही पूंजी पर ब्याज भी ये खुद रख लेते थे, और खेतेहर मुनाफा वो तो इनके पास जाता ही था, जमीन इनकी थी ही। तो धीमे धीमे करके इनके पास में बहुत सारी दौलत इकट्ठी होनी शुरू हो गई। दूसरी तरफ जो औद्योगिक पूंजीपति थे उनके पास भी बहुत सारी दौलत इकट्ठी होनी शुरू हो गई। इस बहुत सारी दौलत के बूते पर बहुत सारे जमींदारों ने उद्योगों में निवेश किया और वे बन गए औद्योगिक पूंजीपति। इसी तरीके से बहुत सारे औद्योगिक पूंजीपतियों ने जमीन में, खेती में निवेश किया और वे बन गए जमींदार। समाज में बहुत तरह के परिवर्तन होने लगे। कुछ छोटे छोटे पूंजीपति हुआ करते थे जो पहले अपने मजदूरों के साथ काम किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने भी बिल्कुल पूरी तरह से काम करना छोड़ दिया और वे बन गए बड़े पूंजीपति। कुछ छोटे महाजन थे, वो बन गए महाजन पूंजीपति। कुछ सूदखोर थे जो ब्याज पर पैसे दिया करते थे, वे बन गए सूदखोर पूंजीपति। अपने बौद्धिक श्रम के बूते थोड़ा बहुत काम करने वाले लोग भी धीरे धीरे अपनी सर्वहारा जीवन शैली छोड़कर वे भी बन गए पूंजीपति। ये सब लोग दूसरों के श्रम का शोषण करने वाले दुश्मनाना वर्ग के साथ जाकर मिल गए, लेकिन 99% जो आबादी है इस पूरी दुनिया की, वो उसी तंगहाली में, उसी गरीबी की स्थिति में बनी रही। ये तमाम लोग उस दुश्मनाना वर्ग के नौकर बने रहे, गुलाम बने रहे। औद्योगिक पूंजी से कमाई जाने वाली जो आमदनी है उसे बोलते हैं औद्योगिक मुनाफा। इसी तरह खेतेहर पूंजी से कमाई जाने वाली आमदनी को बोलते हैं खेतेहर मुनाफा। महाजनी पूंजी से कमाई जाने वाली आमदनी को बोलते हैं महाजनी मुनाफा। और पैसा पूंजी से कमाई जाने वाली आमदनी को बोलते हैं ब्याज। जमीन से कमाई जाने वाली आमदनी को बोलते हैं जमीन का किराया। ये सारी आमदनियां मिलकर होती हैं अतिरिक्त मूल्य। वैसे ये सब मालिकों की यानी पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने के अलग अलग तौर तरीके हैं, बस इसके अलावा इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये सब श्रम का शोषण करने के अलग अलग तरीके हैं और श्रम के शोषण को अलग अलग तरीकों से करने वाले सभी तरीके के मालिक, सभी तरह के पूंजीपति एक ही वर्ग में आते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जमींदारी व्यवस्था यानी सामंती व्यवस्था के बीच में से ही पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म होता है। जमींदार और पूंजीपति साथ साथ रहते हैं, फिर धीरे धीरे मजदूरों की मजदूरी, काम के घंटे, माल का उत्पादन, ये सब तमाम तरीके के शब्दों के साथ में अल्टीमेटली सारा का सारा सामंतवाद, सारी सामंती व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था में बदल जाती है। सौरभ भैया, मेरे मन में एक सवाल है, क्या सारे मजदूर पूंजीपति बन सकते हैं? करोड़ों बौद्धिक मजदूरों में से अगर कोई एक बौद्धिक मजदूर पूंजीपति बन भी जाता है तो क्या इससे यह मान लेना उचित होगा कि सभी मजदूर पूंजीपति बन सकते हैं? वैसे अगर करोड़ों की भीड़ में से कोई एक इस तरह से पूंजीपति बन भी जाता है तो मालिकों का सारा वर्ग आम लोगों को ये दिखाता है कि देखो ये सिस्टम कितना बेहतरीन है कि इसमें हर व्यक्ति के लिए दौलत कमाने के बहुत सारे अवसर हैं, कोई भी इंसान पूंजीपति बन सकता है। कई फिल्मों में भी यही दिखाया जाता है कि कोई एक छोटा सा मजदूर, कोई साधारण सा मजदूर देखते देखते दिन रात मेहनत करते करते एक बहुत बड़ा पूंजीपति बन जाता है, फैक्ट्री का मालिक बन जाता है। लेकिन भाई ये सब बातें हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पूंजीपति बनता है तो निश्चित ही बहुत सारे लोग मजदूर भी बनेंगे। अगर सारे लोग पूंजीपति बन जाएंगे तो फिर वे शोषण किसका करेंगे? मजदूरों के बिना पूंजीपति का और गरीबों के बिना अमीरों का किसी भी किस्म का कोई भी अस्तित्व हो ही नहीं सकता। मेरा एक सवाल और है, भारत में इतने महान और अच्छे लोग होते हैं तो क्या इसमें अब भी श्रम का शोषण होता है? देखिए फाइज भाई, दुनिया के हर देश के नागरिकों को यही पाठ पढ़ाया जाता है कि उनका देश बड़ा महान है और उनके देश के लोग दुनिया में सबसे अच्छे लोग हैं। लेकिन बात यह है कि दुनिया के तमाम देशों में अच्छे और बुरे लोग रहते हैं।
हमारे देश में भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन अगर हम ये बात करें, ये सवाल करें कि हमारे देश में भी श्रम का शोषण होता है या नहीं होता है, तो हमें ये सवाल करना होगा कि क्या हमारे देश में किराया, ज़मीन का किराया, ब्याज, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, है ना? इसका मतलब हमारे देश में, भारत में भी श्रम का शोषण होता है। मजदूरों के श्रम का शोषण तो हालांकि गुलामी के दौर से ही शुरू हो चुका था, लेकिन कितना शोषण किसका होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें तभी समझ में आ सकीं जब पूंजीवादी व्यवस्था शुरू हुई। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरी देने का चलन शुरू हुआ और मजदूरी देने के लिए बहुत सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी। तो पूंजीवादी व्यवस्था में क्योंकि सब चीज़ों को, सभी मदों को बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर लिया जाता है, इसलिए कितना शोषण हो रहा होता है ये सब पूंजीवादी व्यवस्था में ही जाकर पता लगना शुरू हुआ। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मेरे इस एपिसोड को देखते हैं या इससे पिछले कोई 1 या 2 एपिसोड देखते हैं और फिर बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में आते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों से मेरा कहना यह है कि अगर वे शुरू से मेरे सभी एपिसोड्स को देखेंगे तो ज़रूर उनको समझ में आ जाएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। उन्हें समझना पड़ेगा कि मैं जैसा बता रहा हूँ उसके हिसाब से पैसा क्या होता है, श्रम क्या होता है, मजदूरी क्या होती है। ये सब बातों को समझे बिना मेरे इस वीडियो में बताए गए किसी भी ज्ञान को शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। कई लोगों की तो आदत होती है कि वो किसी फिल्म का, किसी मूवी का बीच में से कोई 1-2 मिनट का सीन देखते हैं और उसके आधार पर ये फैसला कर लेते हैं कि ये फिल्म अच्छी है या बुरी है, सही बातें बता रही है या गलत बातें बता रही है। आप में से भी कोई लोग ये गलती ना करें, इसलिए आपको इस व्यवस्था को समझने के लिए पूरी व्यवस्था को समग्र में देखना जरूरी है। सिर्फ किसी एक पूंजीपति, किसी एक जमींदार को देखना नहीं है, बल्कि सारे पूंजीपतियों को, सारे जमींदारों को एक साथ देखना जरूरी है। सिर्फ किसी एक गांव के, किसी एक इलाके के जमींदारों और पूंजीपतियों को ही नहीं, बल्कि सारे के सारे देश के पूंजीपतियों को, और सिर्फ किसी एक देश के ही पूंजीपतियों और जमींदारों को नहीं, बल्कि सारी दुनिया को एक साथ देखना जरूरी है। समग्र में देखने की आदत डालिए। जब आप समग्र में देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारी दुनिया 2 दुश्मनाना वर्गों में बंटी हुई है। एक वर्ग वो है जो श्रम करता है और जिसके श्रम का शोषण होता है। दूसरा वर्ग वो है जो श्रम का शोषण करता है। क्योंकि मैं और आप, हम भी इस दुनिया के निवासी हैं, तो निश्चित तौर पर हम भी इन दोनों वर्गों में से किसी न किसी एक वर्ग में जरूर आते होंगे। वो कौन सा वर्ग है जिसको हम बिलोंग करते हैं, हम किस वर्ग से आते हैं, ये बात को जानना आपके लिए और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये सारी बातें जानेंगे आगे के वीडियोस में।